ये हर क्रिकेटर का एक ख्वाब रहता है कि आप वर्ल्ड कप खेलें, वर्ल्ड कप जीतें। इंडिया के बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसे होती है, वो कैसे। तो मुझे पढ़ाई और क्रिकेट के बीच में एक फाइनलाइज चूज करना था। WPL में खेलना चाहती हूँ, वो MPL खेलेंगी, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का शकील सर ने परमिशन दिया, उन्होंने सपोर्ट किया स्टार्टिंग में कि आप भेजिए, खेलना है तो खुशी से खेलो, जान मत जला। कई बार ऐसा होता है कि हम वो मैचेस गर्ल्स नहीं खेल पाती हैं, पोजीशन है वो MS धोनी वाली ही हो गई है, विकेट कीपर भी, बैट्समैन भी, और एज अ फिनिशर का भी रोल मैं निभा रही हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे भोपाल बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। भारतीय खेल जगत में एक नया इतिहास पिछले दिनों लिखा गया, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 वर्षों के बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम पर किया। यह टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट रहा हमारे वुमेंस क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि इसके पहले 2 बार हमारी टीम फाइनल में पहुंची थी, किंतु खिताब से दूर रही। इस बार अपने देश में फाइनल खेला और वो फाइनल भी ऐसा रहा, बहुत ही रोमांच से भरा हुआ ये टूर्नामेंट रहा, जिसमें भारत ने पहले तो शुरुआत बहुत अच्छी की, उसके बाद लगातार मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत क्या टॉप 4 में पहुंच भी पाएगा या नहीं। लेकिन कहते हैं कि नियति को जो मंजूर होता है और जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके साथ जुड़ती है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे वुमेन क्रिकेटर से जो इन दिनों मध्य प्रदेश टीम की कप्तान है। लास्ट ईयर जो BCCI का वनडे नेशनल टूर्नामेंट था वो उनकी कप्तानी में मध्य प्रदेश ने जीता। ये एक इतिहास लिखा उनकी कप्तानी में। और इस साल अभी हाल ही में 4 दिन पहले सूरत में T20 BCCI का नेशनल हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में पहुंची और पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई, पर इतिहास ज़रूर लिखने में सफल रही। तो आज की मुलाकात उस वुमेन क्रिकेटर से जो रहने वाली भोपाल की हैं, लेकिन ट्रेनिंग इस समय करती हैं वे शिवपुरी में, और पिछले मेरे ख्याल में 8 साल से क्रिकेट के साथ जुड़ी हैं और मध्य प्रदेश की कप्तानी करने का उनके पास एक अच्छा अनुभव और साथ ही साथ उनका जो व्यक्तित्व है वो उसके साथ कितना मेल खाता है, कितनी बातें वे आज इस एपिसोड में हमारे साथ साझा करती हैं, ये हम आपके समक्ष रखेंगे। और ये नाम है वुमेन्स क्रिकेट में मध्य प्रदेश की वनडे और T20 टीम की कप्तान राहिला फिरदौस। राहिला, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। राहिला, एक बड़ा अचीवमेंट वुमेन्स क्रिकेट में आया है, भारत ने वुमेन्स क्रिकेट का फाइनल जीता और मध्य प्रदेश का भी उसमें योगदान रहा, लेकिन आप चूंकि इस खेल के साथ जुड़ी हैं और जब 2017 में हम फाइनल खेले थे तब आपने अपने वुमेन क्रिकेट में आने के लिए पहला कदम रखा था, तो इस जीत को पहले तो बताएं कि आप किस तरह से देखती हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप की जीत को। ये जीत को मैं हर भारतीय की जीत की तरह देखती हूँ, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी रहे वो हमेशा से कोशिश करते थे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते। और ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है ये तब हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब जिसकी जो चेंजेस हमें नज़र आएंगे, और इसकी वजह से चेंजेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले। तो एक बहुत ज़्यादा खुशी का कह सकते हैं आप एक ओकेजन है ये, और ये हर क्रिकेटर का एक ख्वाब रहता है कि आप वर्ल्ड कप खेलें, वर्ल्ड कप जीतें। तो बस ये समझिए उसी ख्वाब का एक हिस्सा है जो पूरा हुआ है। और घर में आपके अब कैसा सेलिब्रेशन रहता है, क्योंकि फैमिली अब स्पोर्ट्स से जुड़ चुकी है, लड़की उनकी पूरे नेशनल लेवल पर MP टीम की कप्तान बन के अलग अलग जगह मैचेस खेल रही है, तो वो जो बच्ची जिसको ग्राउंड पर लेकर आए थे और आज जब वर्ल्ड कप जीता तो पूरी फैमिली में क्या रिएक्शन रहा है, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट हैं इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सनली हर फैमिली के लिए, हर वुमेन प्लेयर की फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का पल है, क्योंकि हम लोग उतना उतना ज़्यादा हम लोग को क्या आप कह सकते हैं आप एक अंडररेटेड लिया गया था जब 3 मैचेस भी कंटिन्यू हारे। लेकिन इसके बाद अब ये है कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिविजुअली सारे प्लेयर्स को, वुमेन्स के, डोमेस्टिक को, और पूरे फैमिलीज के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और वो तो यही दुआ करता है कि आप भी जल्दी इस टीम में आए और ऊपर वाला आपको भी जिताए। बिल्कुल, और वो परिवार और ज़्यादा खुश हैं जिनकी बेटियां क्रिकेट खेल रही हैं और क्रिकेट में अपने अपने स्तर पर नाम कमा रही हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वे एक तरह से मान दिला रही हैं पूरे देश में, और वुमेन्स क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत ने एक नया इतिहास अब लिख दिया है और ये इतिहास और भी आगे जाएगा। राहिला, इस साल अभी हाल ही में 4 दिन पहले सूरत में जो T20 BCCI का नेशनल था वो मध्य प्रदेश की टीम के लिए 9 मैच को तो एक तरफ रख दिया जाए, केवल 1 मैच जो फाइनल मिस हुआ, बाकी 9 मैच आपकी टीम ने जीते। तो
इसे किस तरह से लेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम T20 का फाइनल खेलना, क्योंकि अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एक नेशनल का फाइनल खेलना और एक कप्तान के रूप में फाइनल खेलना, फर्स्ट टाइम आप कैप्टन बनी, फर्स्ट टाइम टीम फाइनल खेली, रनर्स अप रही, तो वो थोड़ा सा बताएं कि कैसा T20 का ये इवेंट रहा। इवेंट एक्चुअल में क्या होता है, वनडे और T20 से ज़्यादा T20 चैलेंजिंग होता है, उसमें टाइम कम मिलता है, आपको डिसीजंस बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं और तुरंत आपके हाथ से गेम भी चला जाता है, तो चैलेंजिंग भी था, उससे आपकी इंडिविजुअली आपकी ग्रोथ भी बहुत होती है, एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी, एज अ लीडर। तो मेरे अंदर वो कसक रहेगी कि हम इतने पास आके, वो भी जस्ट 3 बॉल्स का गेम था, अगर 3 बाउंड्री पड़ जाती तो हम वो भी जीत जाते। तो ओवरऑल मैं अपने इंडिविजुअली अपने एज अ लीडर, एज अ प्लेयर भी देखूंगी तो बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। हाँ, वो एक कॉलम खाली रह गया है विनर, जो चैंपियनशिप उठाना होता है वो डिफरेंट फीलिंग होती है, वो डिफरेंट होता है, बट ओवरऑल क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है सारी लड़कियों ने, चाहे लीग मैचेस हो चाहे सुपर लीग हो। और हमें फाइनल्स के पहले भी हमें सिर्फ एक ही मैच खेलने को मिला था, सूरत में बारिश काफ़ी हो गई थी, तो हमें 10 ओवर में चेस करना था रन, तो 10 ओवर में गर्ल्स ने बहुत अच्छा चेस करा, जिसकी वजह से हम फाइनल्स में जा पाए थे। तो ओवरऑल अगर क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, और लास्ट ईयर हम लोग जीते हैं, इस साल फाइनल्स में है, तो एक अच्छा हमारा एक एरा चल रहा है, एक अच्छा डोमिनेंट वाली चीज़ें चल रही हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ एमपी की लड़कियां हैं, एमपी हमारे पूल में है, तो उस हिसाब से फिर हमें ट्रीट करते हैं और डरते हैं। यानी अब एमपी का जो पावर है वो नेशनल लेवल पर नजर आने लगा। एग्जैक्टली। और एक और अभी आपने बात की कैप्टनशिप की, तो एक और फाइनल जो आपने जीता अभी ग्वालियर में इस साल, जी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग हुई थी और फर्स्ट टाइम गर्ल्स को भी उसमें शामिल किया गया, 3 टीमें बनाई गई और आपकी टीम फाइनल जीती, तो जी वो इवेंट कैसा रहा? क्योंकि ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट ये अलग है, उसमें एक अलग चमक धमक है, जी क्योंकि प्रीमियर लीग आज पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो उस प्रीमियर लीग के बारे में बताएं कि कैसे वहाँ पर कैप्टनशिप रही और जी कैसे टीम को एक करते हुए कैसे आपने वो फाइनल जीता। सर, जब लीग मैचेस होते हैं तो उसमें डिफरेंट सिटीज से बच्चे आते हैं जिनके साथ हम पहले खेले हुए भी नहीं होते हैं, तो जल्दी जेलअप करना और एज अ लीडर मुझे उन्हें जल्दी समझना और गेम फिर उनके अकॉर्डिंग उनके साथ खेलना, तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट रहती है। तो एमपीएल का अगर ओवरऑल अपन देखा जाए तो डब्ल्यूपीएल के इक्वली पूरा जो भी सिंधिया फैमिली ने था, जो भी एमपीसीए ने करवाया वो उसी तरीके से रखवाया, और एक तरीके से बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जो बच्चियां डब्ल्यूपीएल में खेलना चाहती हैं वो एमपीएल खेलेंगी, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा, प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, कितना फास्ट गेम रहता है, कितना लाइमलाइट में आपको कितना मेंटेन करना रहता है, पूरी ऑडियंस आई हुई है, म्यूजिक है हर जगह, आपको पूरी क्या कह सकते हैं, पूरी सुविधाएं आपको पूरी डब्ल्यूपीएल वाली मिल रही हैं, तो आपको उस माहौल में जितनी जल्दी आप अच्छे से एडजस्ट कर लो वो बहुत अच्छा है एज अ प्लेयर, और वो आपको डब्ल्यूपीएल में भी हेल्प करेंगी आगे जाके। और डब्ल्यूपीएल में भी मध्य प्रदेश के प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनका क्या रोल रहता है जब वो आते हैं डब्ल्यूपीएल से खेलकर और बताते हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पर सिनेरियो है, तो वो कितना बेनिफिशियल भी रहता है और नए प्लेयर्स क्या सीखते हैं, उनसे क्या सीखना भी चाहिए? करेक्ट, दो चीज़ें रहती हैं कि अभी आपको अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल पता चलता है, अदर प्लेयर्स जैसे इंडिया के बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसे होती है, वो कैसे ट्रेनिंग सेशन को अप्रोच करते हैं, उनका जिम सेशंस कैसा रहता है, कितना वो इजी चिल रहते हैं, ग्राउंड के बाहर उनकी अप्रोच कैसी रहती है, ग्राउंड के अंदर कैसी रहती है, एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गई, जब वो आते हैं तो उनका ऑलरेडी गेम डिफरेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारे में और हमें कितना एरिया भी और कवर करना है, और फिलहाल अभी इस ग्राउंड लेवल पे क्या डिमांड है, डब्ल्यूपीएल में क्या डिमांड है, आपको एज अ प्लेयर क्या टेबल पे रखना है ताकि वो वहाँ पे आप खेलो और अच्छे से सेटल होकर ज़्यादा टाइम तक खेल पाओ। तो ऑब्वियसली अगर हमारे टीम के प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं तो हमें आइडिया तो लग ही जाता है, हम उनसे बात कर पाते हैं क्या चीज़ें अंदर चल रही हो, क्या और बेहतर कर सकते हैं एज अ टीम, तो फायदे तो हैं। फायदा तो है, और आप जितना खेलते जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है जीवन में, जो लोग कहते भी हैं कि जीवन आपका इतना है कि आप पूरा जीवन सीखते रहें तो हर चीज़ आप कवर नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ सीख नहीं पाएंगे। लेकिन राहिला के क्रिकेट करियर का जो शुभारंभ हुआ या क्रिकेट मैदान पर जो पहला कदम रखा गया, वो कैसा सिनेरियो रहा? क्योंकि जहाँ आप रहती हैं ओल्ड सिटी में, वहाँ लड़कियां बहुत कम स्पोर्ट्स की तरफ जाती हैं, और क्रिकेट खेल में तो मेरे ख्याल में इस ग्राउंड पर आप पहली लड़की होंगी जो सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी में खेलने आई और वहाँ से आगे बढ़ी हैं, तो वो बताएं कि पहले क्या मन में विचार आया, कैसा सोचा राहिला ने कि मुझे क्रिकेट खेलना है?
मुझे बचपन से ही हमेशा क्रिकेट का ही शौक था। डीडी नेशनल पे पहले इंडिया के मैचेस आते थे, उसमें पता ही नहीं होता था चल क्या रहा है, बस ये समझ में आता था बहुत अच्छे से शॉट मार रहा है और स्टाइल में दिख रहा है, बहुत अच्छे से फील्डिंग करी, फिर थ्रो मारा। तो ये सब चीजें बचपन से मुझे फैसिनेट करती थी, स्पेशली क्रिकेट ही मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो मैंने बचपन से गली में, और मैं कोशिश करती थी सामान मैं खरीद के रखूं ताकि मेरे सामने वाले खिलाएं। उससे क्या है, आप बॉयज में खेल रहे हो और आप उनका पावर मैच नहीं कर सकते, आप उनके शॉट्स का रेंज जब छोटे होते हो तब मैच नहीं कर सकते। तो मैं वो चीजें क्रिएट करती थी कि मैं भी खेलूं। तो मेरी मम्मी को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इसको बताइए, मुझे बचपन से कभी नहीं पता था कि गर्ल्स क्रिकेट भी होता है। तो मम्मी ने समर कैंप के लिए मुझे टीटी नगर पे डलवाया था। मैंने वहाँ पे 2 महीना करा, उसके बाद मेरे को चस्का सा लग गया था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। तो जब मैं 12th मेरा पास आउट हुआ तो मुझे पढ़ाई और क्रिकेट के बीच में एक फाइनलाइज चूज करना था, क्योंकि मेरा अंडर 19, हाँ करना क्या है, अंडर 19 भी लास्ट था। उसके पहले कोई एकेडमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस दिमाग में था खेलना है खेलना है। 19 के टाइम पे मम्मी घर से भी पढ़ाई का था और पढ़ाई ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, तो मैंने साथ में इंजीनियरिंग भी चूज करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और क्रिकेट को भी मैंने 1 साल टाइम दिया। हाँ, सेंट माइकल शकील सर के अंडर में मैंने ज्वाइन करा। 1 साल में पूरी मेहनत करके देखती हूँ, अकेडमी ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है। अंडर 19 लास्ट भी था मेरा, पढ़ाई मैंने बैकअप में डाल ही लिया था कि पढ़ाई करूंगी नहीं तो उसी साल जब मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी, मेहनत करी, तो मेरा सेम ईयर में 19, 23 और सीनियर्स तीनों लगा था। अच्छा। जी, और एक ही साल में तीनों टीम में आ गई थी मैं, तीनों एज ग्रुप खेले थे। फिर उसके बाद जब मैं लौट के आई, मम्मी ने मुझे देखा, मेरा हाव भाव कि बच्चा कितना खुश है और एक्चुअल में मैं अच्छा कर रही हूँ, तो तब से फिर मेरा इसी लाइन में हो गया और फिर मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट करी। तो ये जो ग्राउंड है जहाँ पर आप बैठी हुई है, यहाँ से आपके क्रिकेट करियर की मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप आपने यहीं पर रखा, तो उस टाइम के बारे में बताएं कि मदर को कैसे आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि गली मोहल्ले में एक बच्चा क्रिकेट खेलता है तो आमतौर पर जो पेरेंट्स रहते हैं वो सोचते हैं ठीक है चलो कम से कम हमारी नज़रों के सामने है, लेकिन यहाँ क्रिकेट एकेडमी तक लाना, और शकील सर का क्या योगदान रहा उस टाइम पर? मैं बहुत ज़्यादा उनसे मैंने इंसिस्ट किया, आप मुझे करवाइए, तो मेरा उन्होंने देख कोई इस टाइम पर कोई लड़की नहीं है, कोई भी लड़की नहीं थी यहाँ पे, और इवन यहाँ पे गर्ल्स का क्रिकेट भी बनता। फिर क्योंकि मेरे घर के पास हुआ, मेरे घर में ऐसा सपोर्ट नहीं था कि मम्मी रोजाना छोड़ने लेने आए, व्हीकल्स की इशू थे, तो सपोर्ट कुछ भी नहीं था। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, इतना कर रही है इंसिस्ट, तो मम्मी ने पास ही के पास में शकील सर से बात करी। तो मैं जब आई, शकील सर ने यहीं से स्टार्ट करवाया, तो फिर फर्स्ट मैं ही लड़की हूँ यहाँ पे जिसके बाद से स्टार्ट हुआ है। शकील सर ने परमिशन दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में आप भेजिए, और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस देते थे मेरे को। तो फिर जब से फिर स्टार्ट हुआ मेरा। तो आपके यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद फिर कितनी लड़कियां धीरे धीरे आपके साथ आने लगी थी उस टाइम पे? क्योंकि आप पहली लड़की थी, जब कोई देखता है कि एक लड़की क्रिकेट खेलने जा रही, तब वो अपने बच्चे को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करता है कि चलो इसको भी इंटरेस्ट है तो इसको भी क्रिकेट में भेजें। तो फिर कितनी लड़कियां आने लगी थी उस टाइम पे? धीरे धीरे करके काफी जो छोटे एज की भी बच्चे होते हैं ना, 7-8 साल के, उन्होंने भी आना चालू करा। इवन समर कैंप्स में बच्चियों ने आना चालू करा, तो 4-5 लड़कियां करके ऐसे धीरे धीरे करके आना चालू हुई थी। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो सैयद शकील मोहम्मद जो भोपाल के सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी के सर्वा रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट के लिए काफ़ी किया। हालांकि वो एजुकेशन के फील्ड में भी थे, उनका स्कूल भी चलता है सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो स्पेशली एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को काफ़ी प्रमोट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आएँ। तो जो भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी यहाँ पर है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के उनके जो प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके स्कूल में, और भी अलग अलग गेम्स के जो प्लेयर्स हैं वो सेंट माइकल स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई भी करते हैं और अपने स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि शकील साहब ऐसे व्यक्ति थे जो निरंतर जो यंगस्टर थे उन्हें ट्रेंड भी करते थे और उनसे चाहते थे कि वे एक अच्छा नागरिक बने, और खेल के क्षेत्र में जब भी आप आते हैं तो उनकी पूरी हेल्प भी वे किया करते थे। तो राइला, उस दौर में क्या क्या दिक्कतें आई जब मदर ने तो भेज दिया चलिए आइए, शकील साहब ने मान लिया कि चलो आप
लड़की हो, फिर भी हम लड़कों के साथ आपको ट्रेनिंग कराते हैं, तो फिर जो माहौल था घर का, या जो फैमिली या जो रिलेटिव्स या जो पड़ोसी रहते हैं, वो क्या क्या कुछ बोला करते थे मदर को या आपको, जो आपको सुनाई देता था कि ये कहाँ लड़की को इस एज में आप क्रिकेट खेलने भेज रहे हैं, क्योंकि कोई लड़की क्रिकेट खेलने नहीं जा रही, आपकी लड़की ग्राउंड पर अकेली दिखती है। जी ऐसी कुछ बातें हुआ करती जी, ऐसी बातें हमेशा बचपन से भी रही थी जब मैं बाहर खेलती थी। हाँ। मैं जिस एरिया से निकली हूँ, जिस माहौल से निकली हूँ, वहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव एरिया है। हम्म, तो कभी प्रेफर ही नहीं करते वो लोग कि हम लड़कियां खेलें, आगे बढ़े। बट टू बी ऑनेस्ट, अब हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो ये सब चेंजेस जो मैंने आपको प्रीवियसली जी, बोला, जी। ये सब चेंजेस यहाँ पे भी दिखने वाले हैं कि अब लड़कियां आगे आके खुद वो डिसीजन लेके अब खेलेंगी और माँ बाप भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी अब दिख गया है कि क्या है इसके पीछे, कितना स्कोप है, कितना फेम है, इवन मनी है, कितनी सारी चीजें हैं। तो वो इस चीज को भी अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब मैं गली में खेलती थी तभी मेरे मोहल्ले वाले ज़्यादा मम्मी को बोलते थे कि आप क्यों खिला रही है, आप क्या कर रही हैं। तो मम्मी ने बचपन से हमेशा सुना है। लेकिन मैं अपनी मदर को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने कभी मेरे अंदर का जो स्पार्क होता है, जो मेरी मनमानी होती है, जो मेरा ट्रू कैरेक्टर होता है, वो मारा नहीं दूसरों के कहने पे कि नहीं तू मत कर, सुन के कभी परेशान होकर उन्होंने वो चीज़ें मेरे पे नहीं आने दी। हाँ, सेम जब अकेडमी में आई, धीरे धीरे टाइम लगा स्टार्टिंग में, तो चीज़ें हमेशा उनको सुनने को मिलती थी और सबको पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। नेगेटिव बातें तो बोल नहीं है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नेबर्स हो, कोई भी हो, XYZ। तो लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, लेकिन फर्स्ट में मेरी मदर, वो हमेशा एक ढाल की तरह खड़ी रही और उन्होंने बातें भी मेरे तक नहीं आने देती थी। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो फैमिली में कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, मेरी मदर सिंगल पेरेंट है और मेरी एक बड़ी बहन है। हाँ, हाँ। तो बड़ी बहन ने कभी खेल की तरफ रुख किया था या केवल सपोर्ट ही करती रही लाइफ टाइम? जी, सपोर्ट ही किया उन्होंने। वो मेरे से पूरी ऑपोजिट है, मैं उनसे ऑपोजिट हूँ। मैं मस्ती मजाक खेल कूद में ज़्यादा हूँ, वो मेरे से ऑपोजिट है। तो उन्होंने हमेशा सेकंड मदर की तरह, फर्स्ट फादर की तरह, एक भाई की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। चाहे कहीं भी जाना हो, ट्रैवलिंग करना हो, रात में छोड़ने जाना हो, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपको नीड होती है, तो मेरी बहन हमेशा एक भाई, फादर, मदर की तरह खड़ी रहती है। वो भी वो थोड़ा सा समय थोड़ा बताएं कि जब जिन लड़कों के साथ मोहल्ले में लड़कियों के साथ क्रिकेट आप खेला करती थी, वो तो मेरे ख्याल में केवल वहीं तक सीमित रहे। तो वो जब आप एकेडमी में आने के बाद फिर वहाँ खेलने लगी, पहले तो एक शौकिया तौर पे खेलती थी, फिर जब थोड़ा सीख के उनके साथ खेलने लगती थी, तो वो क्या रिएक्शन आता था कि यार ये हमसे कैसे आगे निकल रही है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं वो आता ही है सब में। और आज के टाइम पे अभी मेरी मदर को लोग बोलते हैं कि अरे आंटी, मैं भी इसके साथ खेला हुआ था। मतलब वो लोग प्राउड फील करते हैं बोलने में कि हमारे साथ खेली हुई थी, हम इसके साथ खेलने। तो वो लोग बताने में, उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में क्या होता है, टेनिस क्रिकेट डिफरेंट होता है और लेदर अलग होता है। तो मैं टेनिस के बाद लेदर पे आई थी, तो मेरा गेम लेदर पे ज्यादा शिफ्ट हो रहा था। तो धीरे धीरे करके वो गेम में चेंजेस आते ही हैं ऑटोमेटिकली। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो करते ही हैं। आप कोई भी हो, XYZ जेंडर का कोई इसमें वो रोल नहीं है, ऑब्वियसली फैक्टर्स आते ही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने बचपन से हमेशा इनको बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की है। रादर देन इन चीज़ों की जगह जो काम की चीज़ें, उन पर ध्यान दूँ, बस यही। तो आज जब वैसे लोग मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं राइला के साथ उनकी, कि वो अपन मोहल्ले में रोड पे टेनिस बॉल से खेला करते थे, फिर वो उनके घर का कांच फूट गया, तुमने ऐसा किया, वो कुछ ऐसी शरारतें या कुछ ऐसा पल जो आपको याद आ रहा हो, बड़ा एक एनर्जी देता है जो आपको? मैं अपने घर के सामने खेल रही थी, जो खंबा लगा होता है उसमें स्ट्रीट लाइट होती है। तो प्लास्टिक की बॉल से हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे गली में, तो मैंने एक शॉट मारा तो लाइट जाके फूट गई थी। लाइट फूटी, मैं तो छोटी सी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं घर में भाग के आ गई। हाँ, घर में भाग के आ गई। थोड़ी भी देर बाद देखा तो घर के बाहर भीड़, सब आ गए कि वैसी लाइट्स नहीं बदलती है, वैसे इतने इश्यू रहते हैं, आपकी लड़की ने लाइट तोड़ दी है। तो मम्मी ने इतना देखा, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, मैं बदलवा दूंगी। बस इतना बोला और खत्म कर दिया वो मैटर। तो मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है कि वो मेरे से वो स्ट्रीट लाइट टूटी थी और उसके बाद ये सब केस हुआ था। और घर वालों का शुरुआती रिएक्शन क्या था, मदर और सिस्टर का, जब आप धीरे धीरे खेलने आने लगी, वो लाइट फूटना और ये सब चीज़ें, तो वो कैसे रिएक्शन क्या आता था उनका कि खेलो मस्त रहो, यहाँ की चिंता छोड़ो, या कुछ और क्या समझाया करती थी मदर और सिस्टर? एग्जैक्टली मैं उन्होंने कभी भी मेरे पे किसी चीज़ का, इवन आज भी अगर
वो किसी भी चीज़ का लोड नहीं आने देते हैं, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैंने एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए ह्यूमन भी स्पोर्ट्स में आगे बहुत ग्रो किया है, एज अ प्लेयर भी बहुत ग्रो किया है। और स्पोर्ट्स एज यूजुअल आपको पता है पर्सनैलिटी भी कितनी ग्रूम करती है आप तो, और आपके डिसीजन मेकिंग, आपका कम्युनिकेशन, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स में आके, जो मेरे मदर और मेरी सिस्टर दोनों ने बहुत नोटिस किए शुरू से आके। मैं बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थी, बहुत ज़्यादा, अभी जैसे उससे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट नेचर तक स्पोर्ट्स में आके चेंज हुआ मेरा। तो ये सब चीज़ें जब ये मम्मी इन लोगों ने देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि स्पोर्ट्स का प्रेशर अलग रहता है, बाहर से बहुत ज़्यादा बच्चे जब छोटी एज में ज़्यादा लोड लेते हैं, अभी जब खेलते खेलते चीज़ें समझ में आती है, लेकिन जब छोटे होते तो ज़्यादा लोड लेते हैं, ज़्यादा कैरियर, ज़्यादा ये, अरे आज ये नहीं हुआ। तो मम्मी ने हर चीज़ मेरी नोटिस करते हुए हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, और इवन आज के टाइम पे भी अगर उन्हें कुछ लगता है तो वो तुरंत मेरे को गाइड भी करती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनका फीडबैक और मेरी सिस्टर का फीडबैक तो हमेशा रहा है, और वो देते रहते, चाहे इंडिया खेल लूँ, कुछ भी करूँ तो उस टाइम पे भी वो देंगे, और मैं हमेशा चाहती हूँ वो दे भी। तो कहाँ पे रोका राकी होती, कहाँ टोका टाकी होती है अब? आई थिंक बेसिकली मेरे फैमिली की दोनों, मेरे मदर सिस्टर में एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उनको एज अ प्लेयर का फैमिली का माहौल कैसा होना चाहिए वो उन्हें पता है। कोई लोड, कोई प्रेशर देना नहीं, परफॉर्मेंस बेसिस, कोई टोंटबाजी नहीं। जैसे एज अ प्लेयर हमें स्पोर्ट्स वालों को पता होता है कि स्पोर्ट्स एक जर्नी है, कभी हाई जाएगा, कभी लो जाएगा, कभी बहुत नीचे जाएगा, आपको कंसिस्टेंटली चलते रहना पड़ता है। तो मेरी फैमिली को मेरे मेंटल हेल्थ की बहुत चिंता रहती है, मेरे बॉडी की बहुत चिंता रहती है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और परेशान होती थी, खेलना है तो खुशी से खेलो, जान मत जला, वरना छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम इंडिया खेलो, क्या करो क्या नहीं, लेकिन जब तक खेल रही हो खुश रह के खेलो। तो वो चीज़ ने मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज करा था कि भाई मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट्स नहीं है पीछे से, तो मैंने अपने आप को और खुल के और एक्सप्रेसिव और खुश रह के खेलना चालू करा। तो बस, यानी कोई दबाव घर वालों की तरफ से कभी नहीं आया? कुछ भी नहीं। और राहिला जो नाम है वो भी यही कहानी कहता है कि आपको जीवन में चलते रहना है, और वो बात इनके नाम के साथ साथ सूट भी करती है कि राहिला है तो इनको चलना है और जीवन में वे चलती जानी। राहिला, अभी आपने बात की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, एक टाइम ऐसा आया कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों बराबर हो गए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की, कौन से कॉलेज से की आपने, और फिर उसको पढ़ाई के साथ कैसे एडजस्ट किया, और खेल को पढ़ाई के साथ कैसे एडजस्ट किया? क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको राउंड द क्लॉक, मेरे ख्याल में 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना पड़ता है, क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ, बैक लगा तो फिर वो आगे इफेक्ट करता है, आपके 4 साल को वो 5-6 साल में भी बदल देता है। तो वो कैसे एडजस्टमेंट हुआ? मैंने सबसे पहले भोपाल में ही ट्रूबा कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, और ऐसा नहीं है मेरे बैक नहीं लगे हैं। मैं ये सबको बताना चाहूँगी प्लेयर्स को कि आपके बैक भी लगेंगे, लेकिन आप पढ़ाई को कंटिन्यूशन में रखें। ये ना सोचें कि मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है तो मैं पढ़ाई ना करूँ, मेरा बैक हो जाएगा तो मैं पढ़ाई ना करूँ। अपनी डिग्री को कंप्लीट कीजिए। और मेरा सर हमेशा से, मुझे स्पोर्ट्स में एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है कि आपको थोड़े से काम में, थोड़े से टाइम में कैसे ज़्यादा आउटपुट देना है। तो मेरा, और मैं शुरू से पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही थी, तो मेरे स्पोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि स्पोर्ट्स का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है, मुझे ऐसा लगा, जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया कि मुझे पढ़ाई का उतना नहीं लगा। तो मेरा वो दोनों को एक दूसरे को रेप्लिकेट किया कि मैं पढ़ाई में ये करती थी, मैं थोड़ा सा टाइम बहुत अच्छे से देती थी, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करते हुए जो थोड़ा बहुत भी बहुत होता था, तो बहुत अच्छे से कवर करती थी, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में। वो जो खेल में एक फोकस वाली बात करते हैं कि हमें, कि आप ग्राउंड पर जा रहे हैं तो पूरा फोकस आपको रहना है, स्टेडियम में 15-20 हज़ार दर्शक बैठे हैं, लेकिन फोकस आपका ग्राउंड पर रहना। तो उसने कितना साथ दिया आपकी इस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में? जैसा अभी आपने कहा कि मैं जितनी देर पढ़ती थी पूरे एक तल्लीनता से पढ़ती थी, तो वो कैसे फ़ायदा मिला स्पोर्ट्स के उस फोकस का? सर उससे ही फ़ायदा मिला। मैंने अपने कंपैरिजन में अपने क्लासमेट्स को देखा, वो पहले से परेशान रहते थे, अरे मैंने पढ़ा नहीं, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, वो ज़्यादा घबराए हुए रहते थे, और मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी पास हूँ या फेल हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो भी होगा, हाँ कॉन्फिडेंस से जो होगा देखा जाएगा। मैं उसका लोड नहीं लेती थी, लेकिन मैं जितना भी टाइम होता था उसको, मेरे को जितना भी टाइम, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे अप डाउन करना पड़ा, इंदौर से भोपाल एग्जाम देने के लिए आना पड़ा, तो उस टाइम पे मैं यही कोशिश करती थी मैं जितना ज़्यादा क्वालिटी, जैसे आपने फोकस की बात करी, उसको मैनेज कर पाऊँ, और जितना भी एरिया कवर करूँ बस उसको अच्छे से वहाँ कर दूँ, तो उससे मेरा फ़ायदा हुआ है।
तो ये तो हुई उस पढ़ाई की बात जो इंजीनियरिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स का बेनिफिट आपको उसमें मिला। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बात करें कि जब से आपने खेलना शुरू किया तब से भोपाल में भी एक गर्ल्स क्रिकेट थोड़ा सा डेवलप हो रहा था, और उस डेवलपमेंट के साथ आपका भी सफ़र शुरू हुआ। तो उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे भोपाल में अलग अलग जगह आपने क्रिकेट खेला, क्योंकि आमतौर पर जो मैच पूरी मेरे ख्याल में आपकी एकेडमी में भी टीम नहीं बनती थी, भोपाल में भी चंद ही प्लेयर से मेरे ख्याल में 20-22 प्लेयर ही उस टाइम खेला करती थी। तो वो टाइम बताएं कि कैसे संघर्ष के दिन रहे हैं। जी। अगर आप देखा जाए तो बॉयज़ के हर एकेडमी के मैचेस होते हैं, हर एज ग्रुप के, और हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ मैचेस होते हैं। गर्ल्स के शुरू से नहीं रहे, और कई बार ऐसा होता है कि हम वो मैचेस गर्ल्स नहीं खेल पाती हैं, क्योंकि कुछ सिनेरियोज रहते हैं। जैसे एक प्रॉपर 22 सिलेक्शन का मैच चल रहा है, 19 सिलेक्शन का मैच चल रहा है, वो बॉयज़ खेल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स को एज अ मैचेस की बहुत इशू होती थी। और जब स्टार्टिंग में गर्ल्स नहीं थी और धीरे धीरे जैसे गर्ल्स आई हैं, अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। पहले प्रमोशन भी नहीं था, आप अपॉर्चुनिटीज तो छोड़ दीजिए, प्रमोट भी नहीं करते थे कि मैं आगे से जाके पुश करूँ और गर्ल्स को किसी भी लड़कों के साथ खिला दूँ। ये हम एक टीम बना के टूर्नामेंट कराते हैं। तो अब इस बार आई थिंक 2 साल पहले से BDCA ने भी एक टूर्नामेंट स्टार्ट करवाया, और ओवरऑल भी देखा जाए तो हमारे टूर्नामेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक मैं बोलूँगी एक अवेयरनेस बहुत अच्छी है। उसका रीज़न ये रहा है कि गर्ल्स जितनी भी खेल रही हैं करंटली, और जिन्होंने 5 से 6 साल खेला है भोपाल के लिए, या भोपाल की जो मेन प्लेयर्स रहे हैं, उनका इम्पैक्ट भी रहा है, जिसकी वजह से दिखा है बच्चों को कि हाँ रिजल्ट्स आ रहा है। तो रिजल्ट्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, और फिर लोगों ने प्रमोट भी किया है। तो डिफरेंस तो काफ़ी है। और आजकल क्या है, आपको तो पता है इंडिया में कितना क्रेज़ है, तो आजकल सभी लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें तो ग्रोथ तो हो ही रही है उसकी। बिल्कुल। और आज का दौर वुमेन्स क्रिकेट को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसा हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो अब और भी जो बेटियां हैं वो आएंगी इस खेल में, और आगे आने वाले समय में हम और भी ऐसी ट्रॉफीज जीतेंगे। राइला, एक बात कभी आपको ध्यान में आई है कि फर्स्ट टाइम आप जब भोपाल से बाहर खेलने गई हूँ जी, वो वाकया यदि आपको याद हो तो थोड़ा हमारे साथ साझा करें कि क्या परिस्थितियाँ थी, कौन सा टूर्नामेंट था, और घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या क्या बातें समझा कर भेजी गई। जी, वो फर्स्ट जो रहता है ना, जैसे आप जी, फर्स्ट जी, टाइम किसी टीम में आ जाते हैं जी, जी, तो जो खुशी मिलती है, तो जी, वो थोड़ा सा बताएं कि फर्स्ट टाइम घर से किसी टूर्नामेंट के लिए भोपाल से बाहर जाना। जी। मुझे एकदम क्लियरली याद नहीं है, लेकिन मुझे अपना फर्स्ट डिवीज़न याद है। जी। और मेरे हिसाब से उस फर्स्ट डिवीज़न के पहले मैंने एक लोकल टूर्नामेंट्स भी खेले हुए हैं बाहर जाके, लेकिन हमेशा मेरे घर वालों को सेफ्टी का ही रहता था, और गर्ल्स के सारे पेरेंट्स को रहता है कि सेफ्टी का क्या रहेगा। तो उस टाइम पे जब डिवीज़न पे मैं खेलने गई थी, तो पूरा अपडेट लेना, कैसे कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, और कितना सेफ्टी रही, कहाँ रुक रहे हैं आप लोग, खाना वगैरह कैसा है। तो वो एक माँ बाप को तो मेरी माँ को तो बहुत फिक्र रहती है इन सब चीज़ों की। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। और स्टार्टिंग में ऐसा होता था, अभी तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, वरना आप ट्रेन में भी बिना टिकट के सफ़र करते हैं, जहाँ जगह मिली। लोकल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं और काफ़ी दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आप हरियाणा, पंजाब वगैरह साइड, तो दिक्कत होती थी पहले। तो बस यही चीज़ें मेरे को याद है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सेफ्टी वाला फैक्टर, अगर वो पेरेंट्स के दिमाग से क्लियर हो जाए और आपको अच्छा मिल रहा है, सब माहौल मिल रहा है, तो फिर ईजी हो जाता है। तो वो भी मेरे साथ हुआ था। और जब घर वापस आई तब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सवाल पूछे गए थे? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्ची घर से बाहर जाती है तो बहुत चिंतित रहते हैं लोग, और बहुत से लोग रहते हैं जो आपकी फैमिली के साथ सपोर्ट में भी रहते हैं कि नहीं आप चिंता ना करें, वहाँ हमारे भी कोई परिचित है, हम भी बोल देंगे। बहुत सारी बातें सपोर्टिव रहती हैं। तो वो जब वापस लौट के आई फिर राहिला, तब क्या क्या बात हुई मदर और सिस्टर से, और जो लोग घर पे आए उनसे? बस पहला सफर करके कैसा आई रहा, बिल्कुल कैसा रहा आप वहाँ पे प्लेयर्स आपने जब खेला, जैसे मैंने अभी बताते मैं आपको एरिया कवर कर लिए कि होटल्स का पूछना, आप कैसे आपने ट्रैवल किया, क्या हुआ, और उसके बाद फिर मैचेस का भी पूछते हैं कि आप, जो मेरा डिवीज़न का था उस टाइम पे काफ़ी सीनियर्स खेलते थे, तो वो उसका पूछा तुम्हें कितना चांस मिला। वो तो ऑब्वियसली उस दिन बात होती है, लेकिन कैसा एक्सपोजर रहा, कैसे प्लेयर्स आए वहाँ पे, कैसा खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो क्रिकेट से रिलेटेड है ये भी वो लोग ने पूछा। और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला तो सेफ्टी का रहता है, आप अच्छे से रहो, खेलना वो सेकंड पे मेरे घर वालों के लिए, आप अच्छे से रहो, अच्छा आपका सब कुछ है, दैट्स इट, खेल तो फिर आप लोगे।
तो कितना कॉन्फिडेंस दिया उस पहले टूर्नामेंट आपके घर आई वालों थिंक को? मेरी मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने मुझे देखा खुश, उन्होंने मुझे देखा कि ये बहुत खुश है, सब चीजें अच्छी हैं, तो वो खुश हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब इसको करने दो जो करना है। तो मेरा दिमाग वो एक जगह सेट हो गया, जो रादर 10 जगह भगता था वो एक जगह सेट हो गया, क्रिकेट पे सेट हो गया। तो मेरी मदर काफी बहुत ज्यादा खुश, इवन वो आज की डेट में भी मैं जितना ग्रेटफुल हूँ एज अ क्रिकेटर, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। आई थिंक कभी कभी लगता है कि आई थिंक आई एम बीइंग मेड फॉर ओनली क्रिकेटर। खेलना ना खेलना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, आप कहाँ जाते हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई एम फील वेरी ग्रेटफुल। और वही सेम मेरी मदर फील करती है एज अ माई मदर, कि मैं क्रिकेटर की मदर हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वैल्यू करते हैं इस चीज को और कितने खुश हैं वो, रादर देन मैं रिजल्ट्स की बात बता रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट के रिजल्ट आप कहाँ खेल रहे हो, कितने रन बनाए, वो उस चीज के लिए ही बहुत ग्रेटफुल है। तो अब जो बातें होती हैं फैमिली में, वो किस तरह की होती हैं राहिला को लेकर? कैसे आपकी मदर कितना प्राउड फील करती हैं, सिस्टर कैसे प्राउड जी फील करती हैं, जो नेबर्स हैं जी वो किस तरह से देखते हैं अब? बहुत मम्मी तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं और बहुत अब हाथों में रखती हूँ, क्योंकि काफी कम दिन के लिए घर आना होता है, तो अच्छे से खाना पका के खिलाना और खुद से बना के खिलाना, और कोई प्रॉब्लम ना, तू काम मत कर, तू आराम कर, चीजें तो वो आपको एक काइंड ऑफ क्वीन वाले ट्रीटमेंट तो मिलता ही है। जब उनको पता है टूर्नामेंट से खेल के आए हैं और काफी टाइम से बाहर थे, मेंटली भी आप ऑफ स्विच ऑफ होने के लिए बेसिकली घर पे रहते हो, तो ये सब चीजें फैक्टर है। और बस यही, और नेबर्स भी दूसरे डिफरेंट नजरिए बहुत बदल जाता है जब आप गलियों में खेलते हो एज अ गर्ल, और जब आप एज अ प्रोफेशनल खेल रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, पेपर्स में नाम आ रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, अपने स्टेट के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज बहुत चेंज होती है। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, ये मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. तो कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी खुशी उनके बच्चे की सफलता में रहती है, और उनके बच्चे के चेहरे पर यदि मुस्कान है तो शायद पेरेंट्स को उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं चाहिए। जैसा अभी राहिला बता रही थी कि जब लौट कर आई और जो खुशी मिली उनके चेहरे पर, भाव देखकर उनकी मदर को, उनके सिस्टर को और उनके जो फैमिली के जो शुभचिंतक हैं उन सभी को देखकर, तो वो खुशी उन्हें भी लगी और उनकी पूरी फैमिली को भी लगी। राहिला, आइडियल प्लेयर आपका कौन है और उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्यों आपने उन्हें अपना आइडियल माना? क्योंकि एक शुरुआत रहती है तब एक अलग आइडियल होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तब फोकस एक प्लेयर पर हो जाता है कि नहीं इनके जैसा बनना। बाकी में से क्वालिटीज आप चुनते हैं, लेकिन वो जो एक आइडियल रहता है वो एक अलग आपको इंस्पिरेशन देता है। जी, मेरा भी आपने जो बात बोली कि मैं डिफरेंट प्लेयर्स को देखती हूँ, एज अ विकेट कीपर डिफरेंट देख रही थी, एज अ बैटर जैसे मैं विराट कोहली को भी बहुत एडमायर कर रही थी, एज अ विकेट कीपर भी मैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पोजीशन है वो MS धोनी वाली ही हो गई है, विकेट कीपर भी, बैट्समैन भी, और एज अ फिनिशर का भी रोल मैं निभा रही हूँ। तो पिछले 2-3 साल से ही इवन मुझे उनका पर्सनैलिटी और वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो भी उनके पॉडकास्ट होते हैं या जो भी उनकी वीडियोस होती है इसमें भी जो चीज़ें वो शेयर करते हैं मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो कभी उनसे मुलाकात हुई है या कोई ऐसे प्लेयर जिनसे मुलाकात हुई? जैसे आपने नाम लिया विराट कोहली, MS धोनी, और भी जो बड़े नाम हैं उनसे किन से मुलाकात हुई आपकी? जी, अभी सामने खेलते हुए तो सबको देखा है, ऑन ग्राउंड भी देखा है, प्रैक्टिस करते हुए देखा है, लेकिन अभी करंटली मेरी मयंक अग्रवाल से मुलाकात हुई थी बैंगलोर में, और काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत भी हुई। उनसे भी पूछा मैंने एज अ लीडर उस बारे में, तो उन्होंने 2 बहुत अच्छी चीज़ें बताई, 2 जो हम अप्लाई कर सकते हैं। उनका RCB भी में वो इस साल थे और RCB एज अ विनर इस साल रजत भैया के अंडर में आई है। तो मयंक अग्रवाल ने 2 चीज़ें बताई थी कि एक ही, आप जो भी काम कर रहे हो ना, जिस टाइम जैसे अच्छा फेस चल रहा है तो आप उसको लिख के रखो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, किस वजह से अच्छा हो रहा है, ताकि आपका टफ टाइम आए तो आप उसको रीड करो तो थोड़ा आइडिया लगा सको, रिकॉल हो। ये बहुत अच्छी आई थिंक टेक्निक है और बहुत अच्छा आइडिया है कि जब अच्छा चल रहा हो सब तब लिख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि चीज़ों को बहुत सिंपल रखो,
अभी क्या करना जरूरी है मेरे लिए, फिलहाल क्या करना जरूरी है, जो भी मुझे लग रहा है वो करो, रादर देन आगे का सोच के। करंटली मुझे क्या करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं टीम में नहीं आया, ठीक है मेरा बैटिंग में रन नहीं हुआ, ओके वो गया, वो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज पे ध्यान देना। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे शेयर करे थे। और किन से बात करने की इच्छा है या मिलने की इच्छा है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं? आई थिंक मैं तो ऑब्वियसली विराट कोहली और MS धोनी से ही मिलना चाहूंगी इंडिया में फिलहाल, और कोशिश करूंगी कि हमारे वुमेन्स क्रिकेटर में भी हैरी दी के अंडर खेलूं। स्मृति दी से तो मैं मिली हुई हूँ, उनके साथ खेला भी है, पीछे विकेट कीपिंग भी करी हुई है बहुत अच्छे से बातचीत भी हुई है, लेकिन हैरी दी के अंडर में भी खेलना चाहूंगी। और मध्य प्रदेश की वुमेन्स क्रिकेट में कई बड़े बड़े नाम हैं, जैसे संध्या अग्रवाल हैं अर्जुन अवार्ड से भी जिन्हें सम्मानित किया गया, अरुंधति किरकिरे हैं, और भी प्लेयर्स हैं। तो MP के क्रिकेट को आप किस तरह से देखती हैं, और इन लोगों का जो रोल रहता है, किस तरह का रोल आपने देखा है इनको, और किस तरह से ये बूस्टअप करती हैं यंग प्लेयर्स को? आई थिंक संध्या मैम को लेडी गवास्कर भी कहा जाता है। उन्होंने काफी अच्छे रन्स करे हुए हैं, और पास्ट में वो कोच भी रही हैं नियर अबाउट कोविड। तो मेरा सीनियर्स उनके अंडर में ही डेब्यू हुआ था, संध्या मैम के अंडर में, एज अ विकेट कीपर भी उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। और अरुंधति मैम अभी हमारे MPCA के क्या कहेंगे उसमें पूरे मैनेजमेंट में उनको अभी आई हैं। तो बेसिकली अभी जब मैं अभी सीनियर T20 में थी तो कंटिन्यूसली वो मेरे से टच में थी, और ये लोग यही कोशिश करते हैं अरुंधति मैम का कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ऐसी इजी जो प्लेयर्स के लिए आसान रहे, कैसा उनको इजी रहे चीज़ें, दैट्स इट। और वो यही कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स अच्छा करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ों का ध्यान रखते ही हैं। तो अरुंधति मैम ने तो अभी सीनियर T20 में भी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी वो पीछे से। और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो गाइड करती रहती हैं, अलग अलग कोचिंग स्टाफ में रहती हैं, या मेंटरशिप रहती हैं, या जो कैंप्स लगते हैं तब वे आती हैं, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव्स रहता है, और किस तरह से वे बताती हैं, और किस तरह से MP के क्रिकेट को एक मजबूत बनाने में उनका भी रोल है? क्योंकि आप यदि कोई फल लगता है तो वो पहले पेड़ बनेगा, पहले पौधा लगेगा, तो शुरुआत इन लोगों ने की है, और आप उनकी लेगेसी को भी ही आगे ले जाते हैं। जी, इसमें आपने जैसे अभी संध्या मैम का नाम लिया था, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। और जब चंदू सर नए नए आए थे तो उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि चंदू सर वुमेन्स को भी देखें, वुमेन्स का उनके अंडर में नहीं था पहले, चंदू सर के MPCA का। संध्या मैम की कोशिशों की वजह से ही चंदू सर ने फिर वुमेन्स का उन्होंने टेक ओवर किया। तो आई थिंक संध्या मैम का मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि वो कोशिश उनकी यही रही कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं क्रिकेट, क्योंकि आपको भी पता है टीम वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और वो खुद इतनी बड़ी प्लेयर रही हैं, तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और भोपाल क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को जो आपने पिछले 7-8 साल में जहाँ से आपने शुरुआत की थी, इन 7-8 साल में देखा है, तो अभी जो करंट स्थिति है उसमें भोपाल वुमेन्स क्रिकेट को आप कैसे देखती हैं? आई थिंक इधर हम पहले से थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है। आज से अगर 7-8 साल पहले की देखा जाए तो प्लेइंग 11 के इशू रहते थे। अभी ऐसा है कि अभी हर टीम में आने के लिए 25-30 लड़कियां हैं। जी, अभी ऐसा एक के पीछे एक है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुई है हमारी। वही सेम इंडिया में सबको अब क्रिकेट खेलना है और अवेयरनेस आई है, और धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है चीज़ें, तो भोपाल पे भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी आप WPL के लिए MI की ट्रायल्स देने जा रही हैं, RCBDC की आपने ट्रायल्स दी है, तो क्या तैयारियां हैं, किस तरह की चुनौतियां आपने देखी हैं? क्योंकि अलग अलग टीम की ट्रायल्स अलग अलग तरह से होती है, तो कैसी तैयारियां हैं? तैयारी तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है उनको किस चीज़ की नीड है, वो कैसा देखना चाहते हैं और क्या उनको चाहिए एज अ प्लेयर। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रख के अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड होप इंशाल्लाह वहाँ पे जाके अप्लाई भी हो। अलग अलग पूरे कंट्री में अलग अलग ग्राउंड पर आपने मैचेस खेले हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम ले लें, साउथ में ले लें, और नॉर्थ में ले लें, ईस्ट में ले लें, हर जगह काफ़ी मैदान पर क्रिकेट खेला है। तो कोई ऐसा मैदान जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिस पे खेलने में आपको आनंद आता हो, वो थोड़ा सा बताएं कि वो ऐसा कौन सा मैदान है? आई थिंक मैं अगर अपने फेवरेट में रखूंगी तो 2 लॉर्ड्स और धर्मशाला है, लेकिन अभी लास्ट ईयर राजकोट में हमने वनडे ट्रॉफी उठाई, तो उसके बाद से राजकोट का वो जो ग्राउंड है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट हो गया मुझे। और भोपाल के बारे में क्या कहेंगी राइला? यहीं पे आप पैदा हुई, यहीं पर आपने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की एज ए इंजीनियर,
क्रिकेट भी यहाँ से खेला, आगे बढ़े यहाँ से क्रिकेट खेल कर। तो वो जो सिनेरियो रहा है जो पूरे लाइफ का, भोपाल को बदलते देखा। आज मेट्रो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर्स भी बन चुके हैं और फास्ट थोड़ा सा लाइफ भी हो चुकी है। क्योंकि पहले भोपाल के बारे में कहा जाता था यहाँ के लोग बड़े आराम पसंद है। तो भोपाल के बारे में राहिला की क्या सोच है, कैसे देखती हैं अपने शहर को? सर मैं दो तरीके से देखती हूँ। अगर प्रोग्रेसिव देखा जाए तो हमारे इधर आईटी कंपनीज भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है, बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनीज भी इधर आके अपना सेटअप लगा रही है। हमारे पास G20 की मीट भी हुई थी यहाँ पे। तो प्रोग्रेसिवली देखे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी खुलेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास लैक थी वो आएंगी। वही अगर मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखूँ तो पॉल्यूशन बहुत हो गया हमारे इधर, और आप कहीं भी अब निकल जाओ तो ट्रैफिक। अगर मैं भोपाल काफ़ी टाइम बाद आती हूँ तो हर जगह मेरे को अभी ट्रैफिक मिलता है, जो आज से पहले नहीं था। तो वो चीज़ मेरे को लगता है हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं। प्रोग्रेसिव देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये भी है। लेकिन अगर हम एज अ प्रोग्रेसिव माइंड देखें तो मैं मेरी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम काफ़ी अंडररेटेड थे, ज़्यादा हमारा नाम नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे भोपाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और बहुत अच्छे सिटीज़ में उसका नाम काउंट होने लगा है। और भोपाल के स्पोर्ट्स को, ओवरऑल स्पोर्ट्स को, केवल क्रिकेट नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स को आप कैसे देखती हैं कि स्पोर्ट्स ने कितना ग्रो किया है यहाँ पर? स्पोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अगर हम पिछले 2-3 साल का अगर हमारा यहाँ से अपना क्या कहेंगे डेटा उठाएं तो हम सारे चीज़ों में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ, चाहे हॉकी हो चाहे एथलेटिक्स हो। और इसका सपोर्ट हमारा ऑब्वियसली हमारे लास्ट टाइम आई थिंक यशोधरा राजे सिंधिया जी ने भी बहुत ज़्यादा, जो जिनकी अकेडमी में जिस अकेडमी में मैं हूँ उन्होंने ही स्टार्ट करवाई है, और भोपाल में भी उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो प्लेयर्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स में भी भोपाल से निकलेंगे, और हमने मेडल्स भी निकाले। एशिया कप में भी हुआ, बहुत ज़्यादा एशिया अपनी चैंपियनशिप हुई थी लास्ट टाइम पे, लास्ट 2023 में हुई थी, तो उसमें भी हमारे इधर से बहुत अच्छे मेडल्स निकले थे। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे इधर ग्रोथ हो रही है उस चीज़ की। तो अभी आपने नाम लिया यशोधरा राजे सिंधिया जी का। MP स्टेट गवर्नमेंट ने एकेडमी बनाई है जहाँ पर हैं, और शिवपुरी में है, तो वो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि और जो लोग वहाँ आना चाहते हैं, जो बेटियां हैं वहाँ आना चाहती हैं, लड़कियां यदि वहाँ ट्रेनिंग करना चाहती तो वो कैसे और कब अप्रोच कर सकती हैं वहाँ? पहले ये बॉयज़ की एकेडमी थी ग्वालियर में, फिर मैम यशोधरा राजे सिंधिया जी का एक विजन था कि गर्ल्स के लिए भी कुछ करें, तो फिर वो शिवपुरी में स्टार्ट हुई। और उसका प्रोसेस यही है कि ट्रायल्स होते हैं, वो ट्रायल्स का पेपर में आता है, आप उस टाइम पे ट्रायल्स दें, वहाँ पे आके फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की क्रिकेट एकेडमी है शिवपुरी में, जहाँ पर राहिला ट्रेनिंग करती हैं, और वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की अलग अलग गेम्स की एकेडमी है, वैसे ही क्रिकेट की वुमेंस की एकेडमी भी शिवपुरी में है, जो ग्वालियर में है। और जो बच्चियां उसमें जाना चाहती हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्ची क्रिकेट में आगे बढ़े, तो MP स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर रखी है गर्ल्स क्रिकेट के लिए।